नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आज अपने विद्यालय में अपना प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें साइंस के पेपर का अपना अभी सॉल्यूशन करेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहा था बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे, उसमें आपको नीचे ऑप्शनल दिए हैं, साथ में उसमें से करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है और उसका आंसर बताना है। जैसा कि अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक अभिक्रिया दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है, जिसमें अपन को ये बताना है कि उस अभिक्रिया के अंदर अपचयन और उपचयन किन किन का हो रहा है। तो जैसे रिएक्शन है 2PbO प्लस कार्बन, रिएक्शन करके क्या उत्पाद बन रहा है 2Pb यानी लेड प्लस CO2, ये रिएक्शन दी हुई है। तो इस रिएक्शन के अंदर अपन को यह बताना है कि इसमें अपचयन किसका हो रहा है, उपचयन किसका हो रहा है। तो जैसे Pb है, लेड है यहाँ पे Pb, तो इसके साथ ऑक्सीजन है, तो उत्पाद के अंदर इससे ऑक्सीजन क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी शीशा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो इसमें शीशा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। दूसरा, उसके बाद कार्बन के साथ कौन जुड़ रही है, ऑक्सीजन, और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, CO2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। CO2 का क्या हो रहा है, उपचयन। तो नीचे इसमें अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है शीशा अपचयित हो रहा है, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा ऑप्शन है कार्बन उपचयित हो रहा है, और चौथा ऑप्शन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इनमें से अपना नीचे फिर ऑप्शन दिया है कि पहला दूसरा सही है, या पहला तीसरा सही है, या फिर A B C इन तीनों सही है, या फिर सभी सही है। ये चार ऑप्शन अपने को दिए हैं। तो इसमें से अपना राइट आंसर होगा पहला राइट आंसर होगा, जिसमें A और B दोनों क्या है, सही है। यानी शीशा अपचयित हो रहा है और CO2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो इसमें पहला आंसर अपना राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं एंटीबायोटिक, दूसरा है एनाल्जेरिक, तीसरा ऑप्शन है एंटासिड, और चौथा ऑप्शन है एंटीसेप्टिक। तो इसका आंसर होगा प्रतिअम्ल यानी एंटी एसिड। इसका ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा, एंटासिड, एंटासिड या प्रतिअम्ल इसका राइट आंसर होगा। कि जब भी अपच की समस्या हो जाती है तो अपन किसका उपचार के रूप में किसका उपयोग करते हैं, प्रतिअम्ल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त रहती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीस लगाकर, सेकंड है पेंट लगाकर, थर्ड ऑप्शन है जिंक की परत चढ़ाकर, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा जिंक की परत चढ़ाकर। इसका राइट आंसर क्या होगा, जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर इसका राइट आंसर होगा कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन बनने की प्रक्रिया में, साबुन बनाते हैं उस दौरान साबुन के साथ साथ जो दूसरा उत्पाद बनता है उस उत्पाद का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है एल्कोहल, दूसरा है HCl, तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा ऑप्शन है ग्लिसरॉल। तो इन चारों में से अपना राइट आंसर कौन सा होगा, ग्लिसरॉल। इसका अपना राइट आंसर कौन सा है, ग्लिसरॉल अपना राइट आंसर है। कि जब साबुन बनाई जाती है उस दौरान साबुन के साथ जो दूसरा उत्पाद साथ में बनता है वो उस उत्पाद का नाम क्या है, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन का मुख्य उत्पाद क्या है। कि अपन जानते हैं कि कुछ जंतुओं में अवायवीय श्वसन यानी अनोक्सी रेस्पिरेशन होता है। उस दौरान अवायवीय श्वसन में दौरान जो ग्लूकोज बनती है उसके साथ साथ उसका क्या होता है, रिडक्शन अपचयन होता है। किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो उस दौरान एक उत्पाद बनता है जिसका नाम क्या होता है, इथेनॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, इथेनॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क के द्वारा, दूसरा ऑप्शन मेरुरज्जु के द्वारा, तीसरा ऑप्शन हार्मोन्स के द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मेरुरज्जु के द्वारा। कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा। किसके द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा उनका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिकाओं के मध्य खालिस्तान जो होता है उस खालिस्तान का नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है द्रुमिका, सेकंड ऑप्शन सिनेप्स, थर्ड ऑप्शन एक्सोन, फोर्थ ऑप्शन आवेग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा,
सेकंड ऑप्शन, जिसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। यानी जब दो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उनके मध्य जो रिक्त स्थान होगा उस रिक्त स्थान को क्या बोलोगे, उसको सिनेप्स बोलेंगे। क्या बोलोगे, सिनेप्स। रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण का रोपण मादा जनन तंत्र के किस अंग में होता है। कि जैसे ही मादा के अंदर युग्मक संलयन हो जाता है उसके बाद जाइगोट का निर्माण हो जाता है, यानी भ्रूण का निर्माण होता है, तो वो भ्रूण मादा जनन तंत्र के कौन से भाग में आकर अंतःरोपित होता है, उसका नाम बताना है। उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है गर्भाशय, सेकंड योनि, थर्ड अंडाशय, फोर्थ है अंडवाहिनी। तो इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय, यानी गर्भाशय में अंतःरोपित होता है भ्रूण बनने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। कि मानव जो होता है उसके अंदर कुल जो क्रोमोसोम होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने, 23 जोड़ी, या इनको बोल दें संख्या में बोलेंगे तो कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने, 46। अब उनमें से इसने पूछा है कि मानव के अंदर अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने अपन पढ़ते हैं कि मानव के अंदर जो लैंगिक गुणसूत्र होता है वो कितने होता है, 1 जोड़ी गुणसूत्र होता है। जैसे नर की बात करें तो नर में XY ये जो जोड़ी है गुणसूत्र की ये लैंगिक गुणसूत्र है। मादा के अंदर बात करते हैं तो वो है XX, ये मादा के अंदर लैंगिक गुणसूत्र है। अब बच गए जो गुणसूत्र हैं बाकी सारे कितने, 22 जोड़ी, वो सारे गुणसूत्र कैसे होते हैं, कायिक गुणसूत्र या अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन 22 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। हम जानते हैं कि परावर्तन की घटना जो होती है वो पृष्ठ चाहे कैसी हो, यानी किसी भी पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। इस घटना को अपन कौन सी घटना बोलते हैं, परावर्तन की। अब ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये घटना कौन कौन से पृष्ठ के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कौन कौन से पृष्ठ पे होती है। तो पहला दिया इसने अवतल दर्पण के लिए, सेकंड ऑप्शन दिया इसने उत्तल दर्पण के लिए, थर्ड ऑप्शन दिया इसने समतल दर्पण के लिए, फोर्थ ऑप्शन दिया है इनमें से या सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी के लिए। इसका राइट आंसर होगा सभी के लिए, यानी सभी के लिए ये परावर्तन का नियम लागू होगा, चाहे दर्पण हो, अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे समतल हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है। भी आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इस घटना का नाम बताना है अपने को। सीधी सी बात यह है कि जब अपन प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन की घटना पढ़ते हैं उस दौरान क्या होता है कि प्रकीर्णन की घटना में क्या होता है कि प्रकाश जो होता है उस वजह से प्रकीर्णन की घटना के द्वारा आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, प्रकीर्णन की घटना, ध्रुवण की घटना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, प्रकीर्णन की घटना, यानी प्रकीर्णन की घटना के द्वारा ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता जो होती है इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोधकता को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। इसका आंसर, इसका सूत्र क्या होता है, RL/A होता है। इसका आंसर सूत्र क्या होता है, RL/A होता है। प्रतिरोधकता का सूत्र कौन सा होता है, RL/A। अब इसने इसका मात्रक पूछा है, इसने क्या पूछा है, इसका मात्रक पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है इसने ओम गुणा मीटर, दूसरा वोल्ट, तीसरा वोल्ट बटे मीटर और चौथा है कुलाम। तो अपन को इसका मात्रक बताना है और इस प्रतिरोधकता का जो मात्रक रो होता है इसका मात्रक क्या होता है, ओम गुणा मीटर होता है। क्या होता है, ओम गुणा मीटर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बताना है कि विद्युत लघु पतन होता है जब परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस दौरान परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता, और तीसरा ऑप्शन है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, और चौथा ऑप्शन है कि लगातार बदलता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बहुत
अधिक बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो कौन से धातु का बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन लोहा, सेकंड टंगस्टन, थर्ड तांबा, फोर्थ है सोना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टंगस्टन। इसका राइट आंसर क्या होगा, टंगस्टन। यानी जो इसके बल्ब का जो तंतु होता है उसका धातु किस धातु का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में आहार बनाते समय कौन सी गैस का यूज करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान पादप जो हैं वो कौन सी गैस का यूज करते हैं वायुमंडल से, कौन सी प्रोसेस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, इन रंध्रों के द्वारा पादप जो होते हैं वो वायुमंडल से CO2 गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और जल के साथ अभिक्रिया करवाकर किसका निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा कि हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में आहार बनाने में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो CO2 गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मानव की आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। कि मनुष्य की जो आहार नाल होती है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो उसमें सबसे लंबा भाग जो छोटी आंत होती है उसकी जो लंबाई होती है वो इस आहार नाल के सभी भागों में सबसे लंबी होती है, जिसको क्या लिखते हैं, क्षुद्रांतर भी कहा जाता है। यानी छोटी आंत की लंबाई आहार नाल के सभी भागों में क्या होती है, सबसे लंबी होती है। उसके बाद पराग कोश में होते हैं परागकण, बाह्यदल, अंडक, अंडाशय। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, परागकण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, परागकण होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 दिया हुआ है। यानी हम जानते हैं कि अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं, जिसका मान कितना दिया हुआ है, 1.33 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1.33 दिया है। अब हम जानते हैं कि अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है वो क्या होता है कि माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये अपवर्तनांक का क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं और माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी उसको V से लिखते हैं। अब अपन को पता है कि निर्वात में प्रकाश का जो चाल होती है वो C बराबर कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब इसने अपन को क्वेश्चन में माध्यम में यानी पानी के अंदर प्रकाश की चाल पूछी है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो अपन को किसकी चाल बतानी है, उस माध्यम यानी पानी में प्रकाश की चाल बतानी है। तो V को इधर लेके आएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, C/N। यानी प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक, ये किसके बराबर होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होगा। तो C का मान कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.33। जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 2.26। यानी 1.33 से 3 को डिवाइड करोगे तो अपना आंसर 2.26 आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो पानी के अंदर प्रकाश की जो वेग होगा वो कितना होगा, 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली ब्लैंक्स से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाले खाली स्थान हमें इसके अंदर फिलअप करना है, कौन सी किरणों से हमें बचाने का काम करती है, तो वो इसका राइट आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने की, विकिरणों से बचाने का काम करती है। कौन सी परत है, ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिटर को सदैव परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है,
श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि एमीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है, वोल्ट मीटर हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है और एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के अग्रदीप यानी जो हेडलाइट होते हैं, आगे की जो लाइट होती है, उनमें खालिस्तान दर्पण का उपयोग, कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका अंदर राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण का उसके अंदर क्यों यूज किया जाता है? भी सीधी सी बात है, अवतल दर्पण का काम क्या होता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है। जब वाहनों की जब आगे की लाइटों में इस दर्पण का यूज किया होगा तब ये आगे रास्ते में लाइट को यानी प्रकाश को फैलाएंगे, जिससे हमें दूर तक आसानी से साफ साफ दिखाई देता है। तो इसलिए उनकी अगर लाइट या हेडलाइट में कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के अंदर मादा जनन हार्मोन। मादा जनन हार्मोन एक तो होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन हो लिखा होगा वो ही इनका राइट आंसर है, चाहे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। ये मानव के अंदर मादा जनन हार्मोन होते हैं। तो इसका राइट आंसर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन दोनों में से कोई भी हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम। उस जार के अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम को एक अन्य नाम भी दिया जाता है लारिये एमाइलेज। लारिये एमाइलेज। तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है? लारिये एमाइलेज या लाइसोजाइम एंजाइम। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? देखो, एक तो होते हैं धातु ऑक्साइड यानी धातु ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनाती है वो है धातु ऑक्साइड, और दूसरा है अधातु ऑक्साइड यानी अधातु इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो भी उत्पाद बनाती है वो क्या होगा? अधातु ऑक्साइड होगा। अब इनकी प्रकृति पूछी है इसमें, इसकी प्रकृति कैसी होती है? और धातु ऑक्साइड जो होता है ये किसकी प्रकृति कैसी होती है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति तो क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? क्षारीय। जबकि अधातु ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा कि यह धातु ऑक्साइड जो है वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नंबर वाले अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आपको रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि वायुमंडल से कौन सी गैस? CO2 गैस ग्रहण करते हैं। पादप मृदा से किसका अवशोषण करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं और अभिक्रिया करते हैं। और ये प्रोसेस किसकी वजह से संपन्न होती है? Hmu यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और उसके बाद CF यानी क्लोरोफिल। CF यानी क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पादप के अंदर कहाँ उपस्थित होता है? पत्तियों में। तो ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और मृदा से जल का अवशोषण करके अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। H12O6 प्लस O2 प्लस ऊर्जा। तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो 6CO2 6H2O, C612 और 6O2। तो दोनों अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ जो परमाणु है उनके नंबर्स भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। उनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण है 6CO2 प्लस 6H2O। सूर्य का प्रकाश की प्रेजेंस एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस O2 प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये पूरी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तल मिश्र धातु किन दो धातुओं से मिलकर बनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्तल मिश्र धातु किन दो धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो उसमें दो धातु, एक तो है कॉपर और दूसरी है जिंक। इन दोनों धातुओं से मिलकर कौन सी धातु का निर्माण होता है? मिश्र धातु का निर्माण होता है पित्तल का। अगला क्वेश्चन है कार्बन के दो क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखिए। पहला है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा कौन सा? फ्लोरीन।
तो इनमें से अपन को दो के नाम लिखना है, तो हीरा और ग्रेफाइट, इन तीनों में से कोई दो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में O2 व CO2 का विनिमय कहाँ होता है? अपन लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान ये पढ़े थे कि जो फेफड़े होते हैं उनकी छोटी इकाई जो होती है वो कुफिका होती है। कौन सी इकाई होती है? कुफिका। फेफड़ों के अंदर एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है जो कुपिका जो होती है, जिसमें अंदर विभिन्न प्रकार की रुधिर वाहिकाओं की जाल पाया जाता है। यानी इस कुपिका के अंदर एक गुब्बारे नुमा संरचना है जिसमें विभिन्न रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। तो इस कुपिका के अंदर ही जब रुधिर अंगूर से CO2 गैस को लेकर आता है, उस कुपिका के अंदर ही CO2 गैस कुपिका में आएगी रुधिर वाहिकाओं से, और उस कुपिका में प्रेजेंट O2 गैस वहां से कुपिका से ही उन रुधिर वाहिकाओं के अंदर रुधिर में मिलेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फेफड़ों के अंदर O2 और CO2 का जो विनिमय होता है वो कुपिका में होता है। कहाँ होता है? कुपिका में होता है। अगला है, पादप वर्धी संदमक हार्मोन का नाम लिखिए। इसका नाम है एब्सिसिक अम्ल, ABSCISIC अम्ल या हार्मोन कह दो चाहिए। एब्सिसिक अम्ल या हार्मोन, यानी एब्सिसिक अम्ल या हार्मोन जो होता है वो पादप वृद्धि के संदमन करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण लिखिए। यानी उन पुष्पों के उदाहरण लिखने हैं जिसमें नर जननांग और मादा जननांग यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में प्रेजेंस होते हैं। तो इसके उदाहरण, एक है सरसों और दूसरा है गुड़हल। यानी ये दोनों पादप ऐसे हैं जिसके अंदर, जिसके पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। तो उभयलिंगी ऐसे पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उनमें उदाहरण है सरसों का और गुड़हल का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरणों को एकत्रित करने वाले लेंस का नाम बताइए। देखो, प्रकाश किरणों को एकत्रित करने का वाले लेंस का नाम बताना है, तो उस लेंस का नाम होगा उत्तल लेंस। कौन सा होगा? उत्तल लेंस। और प्रकाश किरणों को फैलाने वाले लेंस की बात करें तो उस लेंस का नाम क्या होगा? अवतल लेंस। यानी वो लेंस जो प्रकाश किरणों को फैलाता है, जो प्रकाश किरणों को संकुचित करता है, संकोचित करता है, एक जगह एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, उस लेंस का नाम क्या होगा? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस भी कहा जाता है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? देखो, प्रिज्म कोण जो होता है, ये प्रिज्म के अंदर जो इसकी पार्श्व की जो साइड होती है, उन दोनों साइडों के जो मध्य कोण बनेगा, यानी पार्श्व साइड के जो दोनों फलक है, उन दोनों फलकों के मध्य जो कोण बनता है उसको प्रिज्म कोण कहा जाता है। कौन सा कोण कहा जाता है? यानी ये जो पार्श्व फलक होता है उन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा उसको कौन सा कोण बोलेंगे? प्रिज्म कोण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। जब किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को, किसको? 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में अगर किया गया कार्य 1 जूल हो, यानी W बराबर कितना हो? 1 जूल हो। कितना हो? 1 जूल। यानी उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपन ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, तो उस दौरान जितना कार्य किया जाएगा वो 1 जूल हो, तो उन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। यानी किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य 1 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी V बराबर W बटे Q, यानी जब W का यानी W यानी कार्य का मान भी कितना? 1 जूल, और Q का यानी आवेश का मान कितना? 1 कूलाम। तो ये किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखाओं के 2 गुण लिखिए। चुंबकीय रेखाएं होती है, यानी चुंबक के चारों ओर जिस आवरण के एक आवरण बनाकर गोलाकार वर्गाकार पथ में जो रेखाएं बनती है उन्हें चुंबकीय रेखाएं कहती हैं। और ये चुंबकीय रेखाओं को अपन को 2 गुण बताने हैं। पहला गुण, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती? प्रतिच्छेद नहीं करती है। पहला गुण इनका है कि ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती? प्रतिच्छेद नहीं करती हैं।
दूसरा गुण क्या होता है कि ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में क्या करती हैं, प्रवेश करती है, यानी नॉर्थ साइड से निकलकर साउथ साइड में प्रवेश करती हैं। तो ये दो गुण लिखने थे चुंबकीय रेखाओं के। पहला गुण ये प्रतिच्छेद नहीं करती, सेकंड गुण ये है कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर साउथ साइड यानी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। उसके बाद ओजोन परत अपक्षय का मुख्य कारण लिखना है, तो इसका मुख्य कारण है CFC गैस। मुख्य कारण कौन सा है, CFC गैस। इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इसका मुख्य पूरा नाम है। ये गैस जो होती है वो ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य कारक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अब देखो द्वितीय विस्थापन जो रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है कि द्वितीय विस्थापन का मतलब दो अभिकारक हैं तो उन दोनों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसको अपन पढ़ेंगे इस तरह से। देखो जैसे कोई रिएक्शन है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसकी अपन रिएक्शन करवानी है बेरियम क्लोराइड के BaCl2 के साथ। तो अपने को जो उत्पाद प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे BaSO4 प्लस NaCl यानी 2NaCl, Na2 2NaSO4 SO4 BaCl2 2Cl। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाती है, ये सारे एक्वाटिक फॉर्म में, ये भी एक्वाटिक और ये अवक्षेप होता है और ये भी एक्वाटिक यानी लिक्विड यानी लवण फॉर्म में होते हैं। अब इसमें Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl बन रहा है। देखो ये रिएक्टेंट है दोनों, इसमें Na2SO4 है, इसमें Na2SO4 का जब वियोजन होगा, जब ये टूटेगा तो Na प्लस और SO4 माइनस में टूटेगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे बेरियम क्लोराइड की, तो ये टूटेगा Ba प्लस 2 और Cl माइनस, यानी 2 Cl है तो 2 Cl माइनस और 2 Na है तो 2 Na प्लस। अब इसमें देखो अभी ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो पहले टूटेंगे, आयनों का निर्माण करेंगे, आयनों का निर्माण करने के बाद ये आपस में आयनों का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। जैसे ये Na प्लस है, ये इधर वाले के माइनस के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इधर Na प्लस इधर माइनस का Cl माइनस है, ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा NaCl। अब उसके बाद ये SO4 माइनस है, ये अगले अभिकारक के प्लस से जुड़ेगा यानी Ba प्लस से जुड़ेगा, क्या बनेगा BaSO4। तो इस तरह से इन दोनों ने आपस में किसका आदान प्रदान किया, आयनों का आदान प्रदान किया। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विरंजक चूर्ण निर्माण की रासायनिक समीकरण एवं उसके दो उपयोग लिखिए। यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। इसके निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए कि ये किसका निर्माण किसके द्वारा होता है। एक होता है बुझा हुआ चूना, कौन सा, बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल क्वाइट। अब इसकी रिएक्शन जब अपन Cl2 यानी क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो अपने को विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, प्लस साथ में किसका निर्माण होगा, H2O यानी जल का निर्माण होगा। तो विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण होता है। तो ये विरंजक निर्माण की क्या है, केमिकल रिएक्शन है विरंजक चूर्ण। उसके बाद इसके दो उपयोग बताने हैं आपको कि विरंजक चूर्ण किस तरह हमारे लाइफ के अंदर इसको उपयोग में लिया जाता है। तो इसका फर्स्ट है कि जो भी लॉन्ड्री वगैरह यानी जो भी कपड़े उद्योग होते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, उन वस्त्रों के विरंजन करने के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड होता है कि जो भी रासायनिक फैक्ट्रियां होती है उनमें भी विरंजन के रूप में विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने को इसके दो उपयोग बताने थे, फर्स्ट सूती वस्त्र या कपड़ा उद्योग के अंदर कपड़ों के विरंजन के दौरान, सेकंड रासायनिक फैक्ट्रियों में विरंजन के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया क्या है, यानी किसका बारे में बताना है, एक्वा
रेजिया क्या है, इसका रासायनिक संगठन बताना है अपन को कि ये एक्वा रेजिया जो है वो कैसे बनता है। इसमें एक होता है HCl और दूसरा है HNO3। ये दोनों अम्ल सांद्र अवस्था में यानी कंसंट्रेट अवस्था में होते हैं। इस HCl के 3 मोल यानी 3 भाग और इस HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो होता है वो 1 भाग, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक्वा रेजिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक्वा रेजिया। यानी 3 मोल सांद्र HCl तथा 1 मोल या 1 भाग HNO3 मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक्वा रेजिया का निर्माण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। भी अमीबा के अंदर पोषण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अमीबा के अंदर पोषण की विधि के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अमीबा के अंदर जो इसकी जो संरचना होती है अमीबा की, वो इसकी संरचना जो होती है वो अनियमित होती है। कैसी होती है, अनियमित होती है। जब इस अमीबा के पास में कोई भी भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ इसके संपर्क में आता है तो इस अमीबा के अंदर इसकी सतह पर पादाब या कूटपाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पादाब या कूटपाद पाए जाते हैं, जो इस भोज्य पदार्थ के चारों ओर आवरण बनाने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इस भोज्य पदार्थ के चारों ओर आवरण बनाने का काम करेंगे। इनका नाम होता है पादाब नाम दे दो या कूटपाद नाम दे दो। अब ये जैसे ही भोज्य पदार्थ इनके संपर्क में आता है तो उस भोज्य पदार्थ को चारों ओर से घेरने की कोशिश करेंगे ये अमीबा के पादाब या कूटपाद। उसके बाद इस भोज्य पदार्थ को चारों ओर से घेर लेते हैं ये। उसके बाद जैसे ही संपर्क में आया भोज्य पदार्थ उसको क्या कर लेते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं और उसका किसका निर्माण कर लेते हैं, खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर इस जो भी भोज्य पदार्थ आया है उसका क्या हो जाता है, डाइजेशन या अपघटन हो जाता है। वो बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूट जाता है। उसके पश्चात उससे आवश्यक जो पदार्थ होंगे वो अवशोषित करके कोशिका के अंदर स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा वो इसकी बाहरी सतह की ओर भेज दिया जाएगा और उसको सतह से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये भोज्य पदार्थ कोशिका के अंदर आ जाता है, जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं वो, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उनकी शरीर की सतह की तरफ उत्सर्जित कर दिया जाता है, यानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण लिखिए। सॉरी 8वां क्वेश्चन है, सीरा व धमनी में अंतर कीजिए। सीरा और धमनी में अंतर लिखना है। जब भी आपको अंतर का क्वेश्चन आता है तो उसको टेबल बना के करना होता है। यानी एक तरफ सीरा और दूसरी तरफ अपन किसके बारे में लिखेंगे, धमनी के बारे में बताएंगे। तो इसको हमेशा टेबल बना के करना होगा ताकि उसका क्वेश्चन जो है आंसर जो होगा वो राइट ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें जैसे पहले बात करेंगे अपन सीरा की, उसके बाद लिखेंगे धमनी में। तो पहला जैसे हम बात करेंगे जो सीरा होती है उसे क्या कहती है, इनका कार्य क्या होता है कि ये शरीर के विभिन्न अंगों से, कौन से कहां से, शरीर के विभिन्न अंगों से कौन सा रक्त लेके आएंगी, अशुद्ध रक्त लेकर आएंगी। और किस ओर लेके आते हैं ये, हृदय की ओर। किस तरफ है, हृदय की तरफ। इनका कार्य क्या होता है सीरा का, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय की ओर लेकर आती है। दूसरी तरफ है धमनी। इनका काम क्या होता है कि ये हृदय से शुद्ध रक्त को, हृदय से शुद्ध रक्त को कहां लेकर जाती है, हृदय को से शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक लेकर जाने का काम करती है। कौन, धमनियां। कौन करती हैं, विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। तो इसका कार्य कौन करता है, ये कार्य धमनियां करती हैं। यानी सीरा तो क्या करती है, विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है हृदय की तरफ, और ये धमनियां क्या करती है कि अशुद्ध रक्त जो होता है हृदय के अंदर उस रक्त को वहां लेके जाती है, विभिन्न अंगों तक लेके जाती हैं। उसके बाद सीरा के बाद दूसरा अंतर बात करेंगे तो यानी सीराओं में जो रक्त बहता है वो कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, यानी CO2 जनित रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त या CO2 जनित रक्त। दूसरा धमनियों के अंदर जो रक्त होता है वो कैसा रक्त होता है, शुद्ध या O2 जनित। CO2 जनित, O2 जनित का मतलब क्या होगा, यानी उस जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंस है, जिस रक्त में ऑक्सीजन प्रेजेंस है,
जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस है यानी ऑक्सीजन उपस्थित है हीमोग्लोबिन के साथ है, वो तो शुद्ध रक्त है। और जिसमें CO2 उपस्थित है वो कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है। तो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अभी लेकिन इनका अपवाद होता है, इसका अपवाद है कि जो फुफ्फुसीय शिरा होती है, कौन सी शिरा, फुफ्फुसीय शिरा यानी फेफड़ों के साथ जो शिरा है फुफ्फुसीय शिरा, उस शिरा के अंदर कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध। लेकिन इधर बात करें अपवाद की तो इसका अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। इसमें जो रक्त बहेगा वो कैसा बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। ये इसका अपवाद है। अगला तीसरा इसका अंतर करेंगे तो जो शिरा जो होती हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, कपाट या वाल्व पाए जाते हैं, जबकि इनमें कपाट या वाल्व नहीं पाए जाते हैं। शिरा के अंदर जो रक्त होता है वो धीमी गति से प्रवाहित होता है, किसकी तुलना में, धमनियों की तुलना में धीमी गति से बहता है, जबकि धमनियों में जो रक्त होगा वो तेज गति से बहेगा। जब धमनियों में रक्त तेज गति से बहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन इसमें रक्त दाब का मान क्या होता है, यानी ब्लड प्रेशर का मान क्या होता है, कम होता है। इसमें शिराओं में, क्योंकि इसमें कपाट पाए जाते हैं इस वजह से रक्त इसमें धीमी गति से बहता है, इसमें कपाट नहीं पाए जाते इस वजह से इसमें तेज गति से बहता है, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा, हाई होगा, और शिरा का क्या होता है, लो होता है, यानी इसमें रक्त दाब क्या होगा, कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट अंतर है कि जो शिरा जो होती है ये हमारे शरीर की सतह पर उपस्थित होती है, यानी ऊपरी जो सतह होती है ना उस पर उपस्थित होती है, लेकिन ये धमनियां जो होती है वो शरीर की सतह के गहराई में स्थित होती है। शरीर की सतह के कहां पे स्थित होती है, गहराई में। उसके बाद नेक्स्ट अंतर होगा कि शिरा जो होती है वो कैसे रंग की होती है, नीले रंग की, यानी नीले रंग की या फिर गहरा लाल रंग की होती है। कैसी होती है, नीला रंग या गहरा लाल रंग। और ये जो धमनियां होती हैं ये कैसी होती हैं, गुलाबी रंग या चटक लाल रंग की होती हैं। ठीक है, तो ये था धमनी और शिरा में अंतर। अगर अपन को कभी भी किसी भी किसके बीच में अंतर का क्वेश्चन आता है तो उस अंतर को अपन टेबल बना के करेंगे, एक तरफ दोनों तरफ है इसका अंतर एक साथ करेंगे, पहले शिरा का उसके बाद धमनी का। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो ये था इसका राइट आंसर, इस तरह से अपन को करना था, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, यानी प्रकाश के परावर्तन जो घटना होती है उसके अपन को नियम बताने हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताने हैं। अब पहले तो प्रकाश की जो परावर्तन की जो घटना है, ये परावर्तन क्या होता है कि जब भी प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर या खुरदरी पृष्ठ पर किसी भी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण उस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को कौन सी घटना बोलते हैं, परावर्तन की घटना बोलते हैं। अब इस परावर्तन की घटना के अंदर अपन नियम पढ़ेंगे कि जैसे ये पृष्ठ है समतल पृष्ठ, ये जो किरण है इस किरण का नाम है अभिलंब किरण। कौन सी किरण है, अभिलंब किरण। ये अभिलंब किरण इस पृष्ठ के जो लंबवत किरण होती है उस किरण का नाम होता है अभिलंब किरण। अब ये इस पृष्ठ पे मान लो किसी कोण पर यानी आपतन कोण आई पर कोई किरण आपतित हो रही है। कौन सी किरण आपतित हो रही है, कोई किरण आपतित हो रही है, उस किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। अब सीधी सी बात है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम के अंदर किसी पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये घटना परावर्तन की घटना होती है, यानी परावर्तन की घटना में कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो इस घटना को तो क्या बोलते हैं अपन, परावर्तन की घटना बोलते हैं। कौन सी घटना बोलते हैं, परावर्तन की घटना। अब ये जो प्रकाश किरण होगी वो कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण होगी। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। अब इसके नियम पढ़ते हैं तो इसका पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक निश्चित आपतन कोण यानी आई पर, कोण आई पर आपतित हो रही है तो वो जब प्रकाश किरण परावर्तित होगी तो वो जो अभिलंब किरण के साथ जो कोण बनाएगी
वो कोण भी क्या होगा, उसी आपतन कोण के बराबर होगा। यानी आई को किससे लिखते हैं, कोण आई जो है वो किसके बराबर है, आपतन कोण, और कोण आर जो है वो किसके बराबर है, परावर्तन कोण। किसके बराबर है, परावर्तन कोण। किसके बराबर है, परावर्तन कोण। यानी कोण आई को आपतन कोण है और कोण आर जो है वो क्या है, परावर्तन कोण है। तो यानी इसका पहला नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण आई कोण से आपतित हो रही है तो वो प्रकाश किरण परावर्तित होगी आर कोण से, यानी परावर्तित कोण कौन सा है, आर। तो ये दोनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो वो घटना कौन सी है, परावर्तन की। दूसरा नियम दूसरा क्या कहता है कि इसमें आपतित किरण, अभिलंब किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब किरण और परावर्तित किरण, कौन कौन सी किरण, आपतित किरण, अभिलंब किरण, अभिलंब किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब किरण और परावर्तित किरण, ये तीनों किरण एक ही तल में होनी चाहिए। जैसे देखो इस तल के ऊपर ये आपतित किरण, ये अभिलंब किरण, ये परावर्तित किरण। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों कौन से तल में होने चाहिए, एक ही तल में होनी चाहिए। अगर ये एक ही तल में है तो वो कौन सी घटना होगी, परावर्तन की घटना होगी। तो ये परावर्तन के नियम है। पहला आपतन कोण परावर्तन बराबर, दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण, तीनों कौन से तल में होंगी, एक ही तल में। उसके बाद नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण लिखिए। अपन को जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना है। जरा दृष्टि दोष, देखो जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि जरा का मतलब क्या होता है, बूढ़ा या पुराना या वर्ध नाम दे सकते हैं इसको। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है, जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके साथ उसकी नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उस व्यक्ति की नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिससे उस व्यक्ति का निकट बिंदु क्या हो जाता है, निकट बिंदु क्या हो जाता है, दूर हो जाता है या दूर हट जाता है। भी एक 25 सेंटीमीटर हमारी सामान्य दृष्टि तो प्रयास कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो जब व्यक्ति की आयु बढ़ेगी तो उसकी समंजन क्षमता क्या होगी, कम होगी, उसकी नेत्र की धीरे धीरे कम होगी। तो उसके जो निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर है उससे क्या हो जाएगा, वो दूर हट जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, जिससे उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं क्या नहीं दिखाएंगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जो इस तरह का जो डिजीज होगा आंखों से संबंधित वो क्या कहलाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। यदि इस दोष का अपन को निवारण करना हो तो इसके लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल के तापन नियम को समझाइए। किसको समझाना है, जूल का तापन नियम। देखो जूल के तापन नियम को अपन को समझाना है, इसकी परिभाषा लिखनी है या जूल के नियम की उत्पत्ति लिखनी है। अब इसमें देखो क्यों आता है कि यदि किसी तार के अंदर अपने को Q आवेश यानी T समय के दौरान Q आवेश को स्थानांतरित करना है, किसमें, किसी तार के अंदर T समय के दौरान Q आवेश का क्या करना है, स्थानांतरित करना है, या Q आवेश का उस परिपथ के अंदर प्रवाह करना है। किसका, Q आवेश का उस परिपथ में क्या करना है, प्रवाह करना है। तो उस दौरान जब T समय के दौरान उस परिपथ में अपन Q आवेश का जो प्रवाह करते हैं उस दौरान उस तार के सिरों पर या उस परिपथ के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है वो कितना है, V विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। कितना उत्पन्न हो जाता है, V विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो उस आवेश को उस T समय के दौरान एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में जो कार्य किया गया वह कार्य क्या कहलाता है कि W बराबर क्या हो जाएगा कि उस परिपथ में या उस तार में जो सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है Q आवेश प्रवाह करने पर उस यानी विभवांतर V गुणा में क्या आ जाएगा,
उस परिपथ में जो अपन ने आवेश का क्या किया है, प्रवाह किया है, ये उस परिपथ में उस आवेश को प्रवाह करने में किया गया कार्य होता है। और चूंकि हम जानते हैं V बराबर ओम के नियम से क्या होता है, IR, हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT। जब ये मान इसके अंदर रखेंगे तो IR गुणा में IT बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। अब हम जानते हैं कि जो कार्य जो उस आवेश को एक उस तार के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाह करने में अपन ने जो कार्य निवेश किया है, उसके अंदर जो कार्य अपन ने किया है, उस कार्य के फलस्वरूप उस तार के अंदर जो उष्मा उत्सर्जित होगी, उस जो उष्मा होगी वो किसके बराबर होगी, जो उस आवेश को अपन ने प्रवाह करने में जो कार्य किया है उसके बराबर होगी। तो W बराबर कितना है, IR स्क्वायर RT। तो H बराबर क्या है, I स्क्वायर RT। तो यही क्या है, जूल का तापन नियम है। यही जूल का क्या है, तापन नियम है। तो देखो इसमें एक बार फिर से, यानी जूल के तापन नियम को बताना था, यानी किसी तार के अंदर T समय के दौरान क्यों आवेश का जब प्रवाह किया जाता है तो उस तार के सिरों पर V विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो उस आवेश के प्रवाह करने के दौरान हमने जो कार्य किया था वो कार्य W बराबर क्या आया, V गुना Q। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, और Q बराबर क्या होता है, IT। जब ये मान यहां रखेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। अब हम जानते हैं कि जो उस तार में क्यों आवेश को प्रवाह करने में अपने जो कार्य किया है वो कार्य जो होता है उस तार से उत्पन्न उष्मा के रूप में उत्सर्जित उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी जो उष्मा होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी W, यानी W का मान कितना आया, I स्क्वायर RT। तो H बराबर कितना आ जाएगा, I स्क्वायर RT। यही क्या है, जूल का तापन नियम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझाइए। देखो फ्लेमिंग ने क्या किया, इसने ये बताया कि जब अपन बाएं हाथ की अंगुलियों को, मध्यमा को, तर्जनी को और अंगूठे को, तीनों को इस प्रकार व्यवस्थित करें। किसको, बाएं हाथ की अंगुलियों को, मध्यमा को, तर्जनी को और अंगूठे को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो यानी इनके मध्य 90 डिग्री और ये जो है इसके प्रकाश किरण इसके मध्य भी कितना, 90 डिग्री। यानी ये तीनों किरण अपने एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। इस तरह से यानी इसके अंगूठे और तर्जनी के मध्य 90 डिग्री, तर्जनी और मध्यमा के मध्य भी 90 डिग्री, अंगूठे और मध्यमा के मध्य भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जब हम हमारे हाथ को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित हो, तो जो तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और जो ये मध्यमा जो होता है वो कौन सी दिशा को बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है, और जो अंगूठा जो होता है वो उस चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न बल की दिशा को बताता है। यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में क्या बताया था, उसने ये बताया था कि जब अपन बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जो उसका अंगूठा जो होता है उस दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। कौन कौन, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। तभी इन दोनों तीनों को अपन एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं। तो तर्जनी जो है वो किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और ये जो मध्यमा जो होती है वो किसकी दिशा को बताती है, विद्युत धारा की दिशा को बताती है। उसकी दिशा को बताती है, विद्युत धारा की दिशा को बताती है। और ये जो अंगूठा होगा वो कौन से बल की दिशा बताएगा, उस चुंबकीय क्षेत्र में जो बल उत्पन्न होगा उस बल की दिशा बताएगा, बल की दिशा बताएगा। ये नियम क्या कहलाता है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, 4 पोषक स्तरों की खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। देखो खाद्य श्रृंखला क्या होती है,
फूड चेन क्या होती है, इसके बारे में अपन इसकी परिभाषा लिखनी है और उसका एक 4 पोषक स्तरों का अपने को एक उदाहरण लिखना है। देखो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि जब जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए क्या रहते हो, निर्भर रहते हैं। पहला जीव किस पिछले पहले वाले पोषक स्तर के जीव पर, उससे अगला पोषक स्तर वाला पहले वाले पोषक स्तर के, इस तरह से उनकी एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। उस श्रृंखला को क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला के कहते हैं। जैसे अपन बात करें एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण लेते हैं, जैसे घास है, उस घास को मान लो चूहा खाता है, उस चूहे को कौन खाएगा, सर्प खा जाएगा, उस सर्प को फिर कौन खा जाएगा, उस सर्प को फिर कौन खाएगा, चील या बाज खा जाएगा। कौन खाएगा, चील या बाज खा जाता है। तो अपन ने यानी घास, ये 4 पोषक स्तरों की एक श्रृंखला का उदाहरण लिखा है। यानी घास को कौन खाता है, चूहा, सर्प को कौन खाता है, चूहे को कौन खाता है, सर्प को कौन खाता है, बाज। अब ये कौन सा स्तर है, प्राथमिक पोषक स्तर। ये कौन सा स्तर है, प्राथमिक पोषक स्तर। और ये कौन सा स्तर है, द्वितीयक। कौन सा स्तर है, द्वितीयक। और ये तृतीयक। और ये कौन सा है, चतुर्थक पोषक स्तर है। अब ये जो प्राथमिक जो पोषक स्तर होता है, इसको उत्पादक का नाम भी दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है, उत्पादक। यानी कोई भी खाद्य श्रृंखला हो, उसमें जो प्राथमिक पोषक स्तर होगा उसे उत्पादक भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो आश्रित जल जो होता है उसके अंदर ये शुद्ध अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में, आश्रित जल जो होता है वो कैसी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। यानी इसके मध्य किसी प्रकार का आयनों का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता, आयनों का निर्माण नहीं होता। इस वजह से ये विद्युत धारा का क्या नहीं कर सकता, चालन नहीं कर सकता। लेकिन जो ये वर्षा जल होता है, जब ये बारिश होती है तो वायुमंडल से जल पृथ्वी पर आता है, तो उस दौरान वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें, जैसे विभिन्न प्रकार की गैसों की बात करेंगे तो जैसे CO2 गैस, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसें क्या करती है कि जल के साथ रिएक्शन करके किसका निर्माण कर लेती हैं, अम्ल का निर्माण कर लेती हैं। किसका निर्माण कर लेती हैं, अम्ल का। और ये अम्ल जल के अंदर कौन से आयन दे देते हैं, H+ आयन दे देते हैं, यानी आयनों का निर्माण हो जाता है। अब जब जल के अंदर आयनों का निर्माण हो जाता है तो इस वजह से आयन क्या करेंगे, विद्युत धारा का स्थानांतरण करेंगे। तो इस वजह से आश्रित जल जो होते हैं वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, जबकि वर्षा जल जो होती है, जल जो होता है वो विद्युत धारा का चालन करता है। ये आयनों की वजह से होता है, क्योंकि आश्रित जल में शुद्ध अवस्था में होने की वजह से इसमें आयनों का निर्माण नहीं होता। लेकिन वर्षा जल जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों के साथ रिएक्शन करने के बाद अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे आयन बन जाते हैं, आयनों का निर्माण होता है। और ये आयनों की वजह से ही विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपना व्यवहार अम्ल ये क्यों नहीं दर्शाते हैं। किसकी उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपना व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं दर्शाते हैं। अब इसका कारण क्या होता है कि ये जो अम्ल होते हैं ये अपना H+ आयन जलीय विलयन में ही देते हैं। किसमें बनाते हैं, जलीय विलयन में। यानी H+ आयन जलीय विलयन के अंदर ही देंगे। अगर जल की एब्सेंस है यानी जल अनुपस्थित है तो वो अम्ल H+ आयन नहीं देगा, और H+ आयन नहीं देगा वो अम्ल भी नहीं होगा। यानी जो पदार्थ H+ आयन जल के अंदर H+ आयन डोनेट करता है वही क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है वो अपना व्यवहार नहीं दर्शा पाते हैं। उसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है 14 की, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। देखो कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को, कौन सी रिएक्शन को, उदासीनीकरण अभिक्रिया को किसके द्वारा समझाना है, उदाहरण। अब इस रिएक्शन की परिभाषा क्या होगी कि जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल, लवण और जल का निर्माण होता है। किसकी अभिक्रिया करवाने पर,
अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाने पर किसका निर्माण होगा? लवण व जल का निर्माण होगा। तो वो ये जो अभिक्रिया होगी ये क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवाने पर लवण और जल का निर्माण होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में HCl अम्ल है, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार के साथ, तो अपने को NaCl लवण, NaCl लवण के रूप में प्राप्त होगा। उसके बाद जो बचा होगा वो कौन सा होगा? H2O यानी जल का अणु प्राप्त होगा। तो यानी अम्ल की अपन क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद अथवा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको गर्म करने पर क्या होगा? जब इसको उष्मा दी जाएगी, जब इसको गर्म किया जाएगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस जल के अणु में टूट जाएगा। Na2CO3 प्लस जल के अणु में टूट जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट व जल के अणु में टूट जाएगा या इसका अपघटन हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे थे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अपन को क्या करवाना है? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करते हैं तो क्या होगा ये बताना है। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, सोडियम NaHCO3, इसकी जब उष्मा दी जाती है तो गर्म करने पर ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, ये सोडियम कार्बोनेट और जल का अणु और प्लस में किस में टूटेगा? CO2 में टूट जाता है। सोडियम कार्बोनेट और जल का अणु और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटता है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन गर्म करते हैं तो इसका अपघटन सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा के अंदर मुकुलन को सचित्र वर्णन कीजिए। हाइड्रा के अंदर मुकुलन को समझाना है तो इसके लिए अपन को इसका डायग्राम बनाना है। हाइड्रा में मुकुलन को चित्र सहित समझाइए। तो उसके लिए हाइड्रा के अंदर जनन की प्रोसेस को अपन को चित्र सहित बताना है कि हाइड्रा में जो जनन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है। इसमें जनन होता है वो अलैंगिक विधि द्वारा होता है, जिसमें एक अनियमित रूप से विभाजन होने की वजह से इसकी सतह से मुकुल नामक यानी एक उभारनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसको मुकुल कहते हैं। हाइड्रा के अंदर मुकुलन को चित्र सहित बताना है। तो हाइड्रा में मैंने बताया था कि जिसकी सतह पर अनियमित रूप से क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, जिसकी वजह से इसमें एक उभारनुमा संरचना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उभारनुमा संरचना का निर्माण होता है। तो इसको अपन को बताना कि जैसे इस जो नियमित यहाँ पर इसकी तैल पार्ट जो होता है इस पर अनियमित रूप से क्या होगा? विभाजन होगा, जिससे उभारनुमा संरचना लिखेगी और धीरे धीरे ये विकसित होकर किसका निर्माण कर लेगी? एक पूर्ण जीव का निर्माण कर लेगी। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। तो ये धीरे धीरे वृद्धि करके किसमें बदल जाएगी? एक पूर्ण जीव में बदलेगी। तो इसे अपन मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे मुकुलन बोलते हैं। इस प्रकार ये लगातार विभाजन होने के पश्चात इसके बाद वृद्धि करेगा, जिससे इसमें किसका निर्माण हो जाएगा? पूर्ण जीव यानी हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार की जो जनन की विधि होती है वो किसमें पाई जाती है? हाइड्रा में। ये विधि क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन व बहुखंडन में अंतर कीजिए। सेम वही प्रोसेस जैसे अपने सीरा और धमनी में अंतर किया था, उसी तरह से अपन को इसके अंदर भी अंतर करना है। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। अब इसको टेबल बना के करना है। तो फर्स्ट वो अंतर करेंगे। तो द्विखंडन जो होता है ये अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत होता है, जबकि ये प्रतिकूल परिस्थितियों के अंतर्गत होता है। द्विखंडन के अंदर केंद्र के अंदर विभाजन होने के पश्चात दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दो पुत्री केंद्रकों का। जबकि इसमें केंद्र विभाजन होने के पश्चात कई सारे पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। कई सारे पुत्री केंद्रकों का
निर्माण होता है। सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट इसका अंतर करेंगे तो उसमें क्या होता है कि द्विखंडन में एक बार केंद्रक विभाजन हो जाता है, उसके पश्चात उसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी केंद्रक विभाजन एक बार होने के पश्चात उसमें किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का। किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। लेकिन बहुखंडन में क्या होता है कि कई सारे केंद्रक विभाजन होने के बाद, कई सारे केंद्रक विभाजन होने के बाद, कई सारे केंद्रक विभाजन होने के बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। यानी कई सारे केंद्रक विभाजन होने के बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो वो कौन होता है, बहुखंडन होता है। कौन सा विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य। यानी इसमें तो एक जैसे एक बार केंद्रक विभाजन हो जाता है उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, केंद्रक जो कोशिका होगी यानी केंद्रक बार बार विभाजन करता है उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो जैसे इसके लिए अपन एग्जाम्पल को बात करें, द्विखंडन जो होता है वो किसमें होता है, अमीबा में। और इसका एग्जाम्पल की बात करें, बहुखंडन जो होता है वो किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में। किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में। तो द्विखंडन बहुखंडन के अंदर अंतर करना हो तो इस तरह से अंतर, ये अनुकूल ये प्रतिकूल परिस्थितियों में इसमें केंद्र विभाजन के पश्चात दो पुत्री केंद्र, इसमें एक बार केंद्र विभाजन के पश्चात कई सारे पुत्री केंद्र, इसमें केंद्र विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। प्रत्येक केंद्र विभाजन के पास क्या होता है, कोशिका द्रव्य, जिससे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले कई सारे केंद्र बनते हैं उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो इस प्रकार द्विखंडन और बहुखंडन में क्या होता है, अंतर होता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन है कि डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व होता है। देखो डीएनए की प्रतिकृति क्या होता है कि डीएनए की प्रतिकृति का मतलब ये होता है कि डीएनए के द्वारा यानी विभाजन के दौरान, यानी समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन उस टाइम के दौरान डीएनए जो होता है उसकी स्वयं की एक समान सेम टू सेम दूसरी प्रतिकृति तैयार करना डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। दूसरी लिपि तैयार करना डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। अब इसका महत्व है हमारे जनन में ये होता है कि ये हमारे पीछे वाली पीढ़ी की यानी कुछ आनुवंशिक लक्षणों का क्या करती है, नेक्स्ट पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। ये हमारे माता पिता से कुछ समान लक्षण आने वाली संतान में आते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होती है, डीएनए प्रतिकृति जिम्मेदार होती है। तो इस प्रकार प्रजनन में डीएनए प्रतिकृति का महत्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मादा जनन तंत्र का क्या बनाना है, अपने को नामांकित चित्र बनाना है। सिर्फ कुछ और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो मादा जनन तंत्र के अंदर इसका क्या बनाना है, अपने को नामांकित चित्र बनाना है। मादा जनन तंत्र के अंदर अपने को नामांकित चित्र बनाना है। मादा जनन तंत्र का क्या बनाना है, इसमें नामांकित चित्र बनाना है। ये मादा जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनाना, तो ये है अपना अंडाशय। तो मादा जनन तंत्र का मुख्य क्या होता है, जननांग होता है। ये है फैलोपियन ट्यूब, जो निषेचन मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर क्या होता है, निषेचित स्थल होता है, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। उसके बाद ये होता है गर्भाशय। ये है योनि। तो मादा का नामांकित जनन तंत्र का अपने को नामांकित चित्र बनाना है। उसके अंदर अपने को फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय और योनि, इस पार्ट को क्या करना था, शो करना था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के द्विसंकर संकरण को अपन को आरेख समझाना है। मेंडल के द्विसंकर संकरण को आरेख द्वारा समझाना है। सबसे पहले द्विसंकर संकरण की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो द्विसंकर संकरण में क्या होता है कि जब किसी जनक के दो जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। अब F1PD से अपन स्व परागण के द्वारा जब F2PD प्राप्त कराते हैं तो उसका लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त होता है और जीन प्ररूप अनुपात अपन को एक लक्षण प्ररूप जो होता है 9:3:3:1 प्राप्त होता है और जीन अनुपात जो है वो 1:1:2:1:2:1:2:1:1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अपन को मेंडल के द्विसंकर संकरण नियम को अपन को आरेख द्वारा समझाना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के द्विसंकर नियम को आरेख द्वारा बताना था। उसमें वो आरेख बनाना है, पहले से अपन को F2 जनकों के जैसे क्रॉस करवाना है। जैसे एक कोई पादप उसके कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y यानी गोल और पीले बीज वाला पादप, गोल व पीले बीज वाला यानी उसके बीज कैसे हैं गोल है और रंग कैसा उनका पीला है, उसका क्रॉस करवाना है स्मॉल r स्मॉल y यानी झुर्रीदार पौधे यानी झुर्रीदार, और दूसरा कैसे हरे पौधे, कैसा है झुर्रीदार और हरे, इसके मध्य अपन को क्रॉस करवाना द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण का मतलब दो जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो वो क्या होता है द्विसंकर संकरण होता है। उसके बाद इसका क्रॉस करवाते हैं तो इससे युग्मक का जो निर्माण होगा कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y, इससे जो युग्मक का निर्माण होगा स्मॉल r स्मॉल y। अब ये दोनों आपस में सहलित होकर किसका निर्माण करेंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी अपने को F1PD, कौन सी पीढ़ी F1PD। तो F1PD के अंदर जो अपन को जो F1PD प्राप्त होगी उस पादप की कैसी होगी गोल व पीले बीज वाली, कैसी होगी गोल व पीले बीज वाली। अब देखो पहले अपन ने पादप उस बीज का रंग गोल व पीला और झुर्रीदार व हरा लिया था, लेकिन F1PD में अपन को गोल व पीले बीज पादप प्राप्त हुए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेंडल का प्रभाविता का नियम ये कहता है कि F1PD में जो लक्षण प्रभावी होगा वही प्रकट होता है, इसलिए इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं प्रभाविता का नियम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है आरेख बनाकर समझाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव के लैंगिक गुणसूत्रों की, किसकी बात करेंगे लैंगिक गुणसूत्रों की, किसकी लैंगिक गुणसूत्र। अब लैंगिक गुणसूत्रों में बात करें तो नर जो होता है उसके अंदर लैंगिक जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होता है, जबकि जो मादा जो होती है उसमें जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं। और मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण के अंदर इन्हीं क्रोमोसोम की क्या होती है भूमिका होती है। वो देखो कैसा है, अपन बात कर रहे हैं नर की, तो नर के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं लैंगिक गुणसूत्र XY होते हैं, जबकि मादा के अंदर बात करें तो वो कौन कौन होते हैं XX होते हैं। यानी नर का जो स्तंभ होगा, नर का जो शुक्राणु होगा वो दो प्रकार के क्रोमोसोम से क्या होगा असहलयित, दो प्रकार के शुक्राणु से दो प्रकार के गुणसूत्रों से क्या होगा वो सहलित होगा। यानी नर का जो शुक्राणु X गुणसूत्र वाला शुक्राणु और एक कौन सा होगा Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु, एक को कौन सा होगा X गुणसूत्र वाला और दूसरा कौन सा होगा Y गुणसूत्र वाला। अब इसके अंदर बात करें तो मादा के अंदर दोनों को तो अंडाणु बनेगा, अंडाशय के अंदर वो अंडाणु X गुणसूत्र वाला ही होगा यानी सेम होगा। तो जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के X गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ संलयन होता है या फ्यूजन होता है तो उस दौरान XX यानी किसका निर्माण होता है पुत्री बनती है। तो होने वाली संतान कौन हो सकती है पुत्री। जब नर का X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है, या जब नर का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु नर के कौन से गुणसूत्र से मिलता है, नर के Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है तो किसका निर्माण होता है, होने वाली संतति कौन होगी पुत्र होगी। कौन सा कौन होगा पुत्र। और जब यही सेम जब ये X गुणसूत्र दूसरे X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो भी कौन होगी वो XX क्रोमोसोम यानी कौन बनेगा पुत्री। उसके बाद जब Y गुणसूत्र दूसरे X गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, बनने वाली संतान कौन होगी पुत्र होगा। यानी जब मानव के अंदर लैंगिक निर्धारण करना हो, लिंग का निर्धारण करना हो तो उसके लिए जिम्मेदार जो गुणसूत्र होते हैं कौन कौन होते हैं, नर में तो XY मादा में XX क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं। तो ये नर के जो XY क्रोमोसोम होते हैं वो X और Y, जबकि मादा के जो क्रोमोसोम XX होते हैं
अब नर के जो X गुणसूत्र वाला शुक्राणु है वो मादा के X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी। जब नर का जो X गुणसूत्र वाला शुक्राणु है वो मादा के दूसरे X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी। जब नर का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु है ये मादा के X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगा, पुत्र होगा। यही यदि नर का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के दूसरे X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है तो किसका होने वाली संतान कौन होगी, पुत्र होगा। तो इस प्रकार पुत्र या होने वाली संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, दोनों की संभावना क्या होती है, 50-50% होती है। क्या होती है, 50-50%। यानी पुत्र होने वाली संतान पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। तो इस प्रकार लिंग का निर्धारण करना हो तो वो किसमें होता है, मानव के अंदर लिंग निर्धारण पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन व अपमार्जक में अंतर करना है। सेम वो टेबल बना के कि साबुन और अपमार्जक के अंतर करोगे तो कि साबुन में किस प्रकार, यानी साबुन जो होते हैं वो अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, अपमार्जक जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनेट लवण होते हैं। उसके बाद ये साबुन जो होते हैं कठोर जल के साथ अभिक्रिया करती है यानी जाग नहीं देती, लेकिन जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल के साथ अभिक्रिया करके जाग उत्पन्न करते हैं। साबुन जो होते हैं वो उनको वनस्पति तेल यानी वसी जंतु की जो वसा होती है उनसे प्राप्त किया जाता है, जबकि ये जो अपमार्जक जो होते हैं वो संश्लेषित अपमार्जक जो होते हैं वो हमें पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम आदि के हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किए जाते हैं। अभी ये इस प्रकार से टेबल बना के इसके अंदर अंतर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न के IUPAC नाम लिखिए। इसमें पहला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Cl ये है इसके अंदर, और दूसरा है इसका CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये इसका IUPAC नामकरण करना है। सबसे पहले तो अपन लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब उसके बाद इसके अंदर उपस्थित प्रतिस्थापी समूह, क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको देखेंगे कि किस साइड से इसको नंबरिंग करने पर कम नंबर की साइड से मिलते हैं। तो इसमें देखो मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 नंबर ही कार्बन के साथ कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है। उसके बाद 2 नंबर कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो इसका अपन मैं नामकरण किस साइड से करूंगा, इस साइड से, और इसका नामकरण लिखूंगा तो क्या होगा 1 क्लोरो। उसके बाद देखो इसके बाद ये कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और ये जो डबल बॉन्ड है ये कौन कितने नंबर कार्बन पर है, 2 नंबर कार्बन में, तो ब्यूट टू इन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूट टू इन, इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। उसके बाद दूसरे यौगिक का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले वही है सेम, इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला देखेंगे 1 2 3 कार्बन की है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर कोई क्रियात्मक समूह हो या कोई प्रतिस्थापी समूह हो तो उसको सबसे कम नंबर की साइड से मिलते हैं। तो इसमें देखो इसमें डबल बॉन्ड आया है तो इसमें नंबरिंग करेंगे बाईं तरफ से, तो इसमें देखो 1 2 3 इस साइड से जब नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को कम कार्बन नंबर मिलता है, यानी 1 नंबर कार्बन के साथ आता है। तो इसका नामकरण करते हैं तो कितने कार्बन है इसमें, प्रोप, यानी 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पर है, 1 नंबर कार्बन पर, तो इसको क्या लिखेंगे प्रोप 1 इन, या फिर इसको प्रोपिन भी लिख सकते हैं। तो प्रोप 1 इन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, साबुन की क्रिया विधि समझाइए तथा मिसेल की संरचना को चित्रित कीजिए। देखो साबुन जो होता है उसका जो अणु होता है ये जल के साथ, जो जल में विलय होता है साबुन का जो अणु का जो भाग है वो क्या कहलाता है, जलरागी कहलाता है। क्या कहलाता है, जलरागी, यानी वो क्या होता है, आयनिक पार्ट होता है। क्या होता है, आयनिक पार्ट, यानी जलरागी या हाइड्रोफिलिक बोलते हैं उसको। दूसरा जो हाइड्रोकार्बनिक विलयन के अंदर क्या होता है, विलय होता है, वो कौन सा होता है, जल विरागी। क्या होता है, जल विरागी, या इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। अब ये दोनों उसके किसके भाग है, साबुन के अणु के। ये जो जल विरागी जो समूह होता है ये जल के अंदर क्या होता है, जल के अंदर की ओर क्या होता है, ये उसकी सतह के अंदर की ओर होता है, जबकि ये जो जल विरागी जो समूह है
ये कहाँ होता है, जल से बाहर की तरफ होता है। और ये जो अणु होते हैं इसमें जो इसका हेड पार्ट होता है वो जलरागी समूह है, और जो इसका टेल पार्ट है वो कौन सा समूह है, जल विरागी समूह है। ये किसी भी कपड़े में अंदर या किसी भी प्रकार की अशुद्धि है तो उसके चारों ओर इस तरह से आवरण बना लेते हैं। तो ये ऊपर की ओर जो इसका जो हेड पार्ट होता है यानी जलरागी समूह होता है उसको आयनिक पार्ट बोलते हैं, आयनिक भाग बोलते हैं। उसके चारों ओर क्या होते हैं, आयन होते हैं। और तो ये इसके चारों ओर से अशुद्धि को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और उसकी वजह से उसके उसकी अशुद्धि को क्या कर देते हैं, अपघटित करके साफ कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, मिसेल कहलाती है। क्या कहलाती है, मिसेल कहलाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये संरचना बनानी थी और साबुन की क्रिया विधि बतानी है, इसलिए किस तरह से उसको अशुद्धि का अपघटन करती है। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। अब उसके नामांकित चित्र में एक तो होती है महाशिरा, दूसरी होती है महाधमनी। एक होती है महाशिरा, दूसरी होती है महाधमनी। एक होती है महाशिरा, दूसरी होती है महाधमनी। अब ये महाशिरा और महाधमनी जो होती है, अब इनके मानव उत्सर्जन के अंतर के अंदर जो मुख्य उत्सर्जी अंग जो होते हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग वो कौन होता है, किडनी होता है। कौन होता है, किडनी होता है। कौन होता है, किडनी। मुख्य उत्सर्जी जो अंग होता है वो कौन होता है, किडनी होता है। मुख्य उत्सर्जी जो अंग होता है वो कौन होता है, किडनी होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो कौन होता है, किडनी होता है। अब ये किडनी बायां वर्ग, उसके बाद बाई वर्ग धमनी, वर्ग सिरा, ये बाई वर्ग धमनी, ये हो जाएगी मूत्र वाहिनी, ये हो गया मूत्राशय, ये है मूत्र मार्ग। तो ये अपने को मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल व खनिज लवणों का परिवहन किस प्रकार होता है, समझाइए। ये पादप की जो जड़ें होती हैं उन वो जड़ें मृदा में धसी होती है। इन जड़ों के ऊपर छोटे छोटे पतली पतली नलिकाएं संरचना पाई जाती है जिन्हें मूलरोम कहा जाता है। कि ये मूलरोम जल के अंदर, मृदा के अंदर जब जल की मात्रा बढ़ती है या जल की मात्रा पादप की तुलना में ज्यादा होती है तो उससे जल के अभिसरण की प्रोसेस के द्वारा जल को अवशोषित कर लेती है और उस जल को जाइलम मूत्र के द्वारा पादप के ऊपरी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। जब मृदा में जल की मात्रा अधिक और जड़ के अंदर जल की मात्रा कम होती है तो इस वजह से जड़ के अंदर एक दाब उत्पन्न होता है। तो उस दाब को क्या नाम दिया जाता है, मूल दाब नाम दिया जाता है। क्या दाब नाम दिया जाता है, मूल दाब या रूट प्रेशर नाम दिया जाता है। ये दाब क्या करता है कि उस जल को जाइलम मूत्र के द्वारा उस पौधे के जड़ से लेकर ऊपरी भाग तक क्या करता है, स्थानांतरण करने का काम करता है। इसके साथ ही जल के अंदर मृदा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जल में विलय अवस्था में मृदा के द्वारा जड़ों से अवशोषित कर लिए जाते हैं और पादप के बाकी भाग तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार पादप के अंदर जल व खनिज लवणों का परिवहन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन की रचना बनानी है और उसकी क्रिया विधि बनानी है। नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना बनानी है और उसकी क्रिया विधि समझानी है।
ये क्या है, इस पार्ट का नाम क्या है, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। अब इसके अंदर जो कोशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, ग्लोमेरुलस। इसका नाम क्या होता है, ग्लोमेरुलस। अब ये जो कुंडलित नलिका है, ये इससे वर्गाणु की क्या होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद ये जो नलिका है ये क्या है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। कौन सी नलिका है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और इसका नाम क्या होता है, संग्राहक नलिका। क्या नाम होता है, संग्राहक नलिका। और ये जो पार्ट है इसका नाम है वासा रेक्टा। क्या नाम इसका, वासा रेक्टा बोल दो या एल्ले के लूप बोल दो। कौन से बोल दो, वासा रेक्टा या एल्ले के लूप बोल दो। क्या नाम बोल दो, वासा रेक्टा या एल्ले के। यानी बोवेन संपुट के जो नजदीक जो कुंडलित नलिका उसको समीपस्थ कुंडलित नलिका, और ये बोमेन संपुट से संग्राहक नलिका जो पास है उसको कौन सी नलिका बोलते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। कौन सी नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब ये आपको इसके वर्गाणु की संरचना बनानी थी और इसके मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि करवाई थी, इसके 3 चरण होते हैं, परानिषेधन, उत्सर्जन और श्रावण, वो चरण लिखने थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। देखो एक हार्मोन होता है जिसको एडीएच हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन बोल दो, या इस हार्मोन का अन्य नाम है वेसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब ये वेसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है वो मूत्र की मात्रा का क्या करता है, नियमन करता है। किसका नियमन करता है, मूत्र की मात्रा का नियमन करता है। ये मुख्य रूप से ये दूरस्थ कुंडलित नलिका और इस समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर जो जल की अवशोषण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। जब इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो इस नलिका के अंदर जो जल का अवशोषण हो रहा था वो अवशोषण क्या होगा, कम हो जाएगा। इस वजह से मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी और जल की मात्रा बढ़ जाने से मूत्र में उसे क्या कहा जाता है, डाईयूरेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाईयूरेसिस कहा जाता है। तो इस प्रकार मूत्र की मात्रा का नियमन वेसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखो जो क्वेश्चन में अपन को दिया है ना, पहले वो लिखो। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी अपन को कौन कितना दिया हुआ है, 19 नंबर का पहला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी बिंब की ऊंचाई कितनी दी हुई है, बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई को अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल एच से लिखते हैं, बराबर कितनी दी हुई है, प्लस की 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, यानी उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसकी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से। आर से वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है अपने को, 30 सेंटीमीटर। और हमेशा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। क्यों होगी, देखो इसका जो ध्रुव बिंदु है P, ये इसका वक्रता केंद्र है C, यहाँ तक ये जो यहाँ तक की दूरी है ये क्या कहलाती है, R कहलाती है। अभी ये जो उसका फोकस बिंदु F है, ये वक्रता त्रिज्या R और ये इसका फोकस बिंदु F। अब ये इस दर्पण की फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी जो होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, यानी उस दर्पण के ध्रुव से और उस दर्पण के जो फोकस बिंदु होता है उसके मध्य के बीच की दूरी जो होती है वो उसकी फोकस दूरी कहलाती है। और उत्तल दर्पण के लिए हमेशा फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है कि उस उत्तल दर्पण के सामने कोई बिंब रखा है तो उससे प्रकाश किरण आएगी तो उसकी दिशा उत्तल दर्पण की तरफ होगी। तो हम इस ध्रुव से जब इसकी फोकस दूरी माप लेंगे तो उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसकी फोकस दूरी क्या आएगी,
धनात्मक आएगी। इसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी बराबर कितना होगा, F बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या की आधी 30/2 बराबर कितनी, प्लस की 15 सेंटीमीटर। उसके बाद इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर यदि उस दर्पण के सामने बिंब को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी बिंब की दूरी दी हुई है और बिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, u से, और u का मान हमेशा चाहे दर्पण कैसा हो हमेशा किसमें आएगा, माइनस में। तो ये दूरी अपने को कितने में दी हुई है, माइनस की 20 सेंटीमीटर। तो अब दर्पण सूत्र के बाद आगे देखो, अपने को जो प्रश्न में दिया हुआ है बिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर यानी वक्रता त्रिज्या की आधी। और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। वो क्यों होती है, क्योंकि जब आपतित किरण होती है दर्पण पर उसी दिशा में अपन दूरी को मापते हैं, इस वजह से ये फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उसके बाद बिंब की दूरी हमेशा चाहे दर्पण कैसा हो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, -20 सेंटीमीटर। उसके बाद दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसके अंदर अपने को मान रखकर इसका कैलकुलेशन करनी है, तो 1/15 बराबर 1/v का मान अपने को निकालना है, प्लस 1/-20। तो ये माइनस और प्लस जब गुणा होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब 1/v माइनस 1/20। अब ये 1/20 को अपन इधर भेजेंगे तो इधर माइनस का था, तो इधर किसका हो गया, प्लस का। इधर पहले से कौन है, 1/15 प्लस 1/20 बराबर कौन बचा, 1/v। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, जब इस 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। 60 में 15 का भाग देंगे, 4 बार गया, 4 को 1 से गुणा करके लिखेंगे 4। उसके बाद 20 में 60 का भाग देंगे, 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा करके लिखेंगे 3। जब 1/v बराबर कितना आ गया, इस दोनों को टोटल करने के बाद 7/7। अब v बराबर क्या हो जाएगा, 60/7। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अपना आएगा 8.57 सेंटीमीटर। ये किसमें आया है, v का मान किसमें आया है, प्लस में आया है। इसका मतलब क्या होगा कि जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो किस साइड बनेगा, दर्पण के पीछे की ओर। कौन से दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये दर्पण के पीछे 8.5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। उसके बाद अपने को इसके अंदर प्रतिबिंब की साइज प्रकृति बतानी है कि प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसकी साइज बताने के लिए हम आवर्धन सूत्र से इस प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे। और आवर्धन सूत्र क्या होता है, m बराबर h' बराबर -v/u होता है, -v/u होता है। अब देखो m का मान पता नहीं तो अपन इस सूत्र से क्या निकालेंगे, h' का मान निकालेंगे। तो h' बराबर -v/u। अब h' का मान अपने को पता नहीं है, h का मान प्रश्न में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, v का मान अपना अभी आया हुई है, यानी इसको 8.57 सेंटीमीटर रख दो यहाँ, या 60/7 रख दो यहाँ, एक ही बात है, यानी माइनस का 60/7। और u का मान अपने को पहले प्रश्न में दिया हुआ है -20। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर कितना, h'/5 बराबर कितना बचेगा, 60/7 गुना में 20। तो 20 दिया 60 बराबर कितना बचा, 3/7। अब उसके बाद h' बराबर क्या हो जाएगा, ये 3/7 है इधर, और ये क्या है इसके साथ गुणा में था, ये इधर आएगा तो इसमें, यहाँ भाग में था तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। तब इसको गुणा करो 15/7। अब इसका भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर बचेगा 3, 7 चौके 28। तो इसकी बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास, 2.14 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आई है, 2.14 सेंटीमीटर, और वो किसमें आई है, प्लस में। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। तो दो बातों का पता चल चुका है अपने, बिंब प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 8.57 सेंटीमीटर। बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर, और प्रतिबिंब की साइज कितनी होगी, प्लस की 2.14 सेंटीमीटर। और ये प्रतिबिंब होगा कैसा, सीधा होगा। अब अपन को एक चीज बची है बस, प्रतिबिंब की प्रकृति और पता लगानी है, वो किससे लगाएंगे, m के मान से। तो वो देख लो, इसी में अपन m का मान क्या है, h'/h। इस सूत्र से अपन m का मान लगा लेंगे, तो m का मान कितना है, 2.14 यानी 15/7 रख देते हैं, यानी 15/7। और h का मान कितना है हमारे पास है, 5 है, तो ये हो जाएगा 15/7 गुना में 5, तो 5 दिया 15, यानी 3/7। जब कैलकुलेट करोगे तो 0.4
0.482 इसका आंसर आएगा। तो m का मान कितना आएगा 0.482। तो अब मेरे को ये बताओ m का मान किसमें आया प्लस में, तो इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो